Hello students, welcome to the new lecture of physics. In today's lecture we are going to study resistance. आपने रेजिस्टेंस का नाम पिछले ओम्स लॉ में सुन ही लिया होगा, है ना। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका डिफिनीशन बस बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, नाम से ही रेजिस्ट करना है ना, विरोध करना एक तरह से। तो ये बेसिकली विरोध किसका करेगा, तो अब कंडक्टर में फ्लो क्या करता है, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो विरोध किसका करेगा, वो करंट के फ्लो को ही विरोध करेगा। तो इसलिए इसका डिफिनीशन इस तरह से कुछ लिखा जाता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। या मैटर ना बोल के मटेरियल बोलना चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट ओपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। अब जैसे कि मैं आपको है ना क्या कहता है डिफरेंस पूछूं कि एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में किसका है ना क्या कहता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। अब देखिए इंसुलेटर क्या है, मतलब उसको कहते हैं ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से वो पास नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, मैं हाई लिखा हूं, वेरी हाई लिखना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब, ठीक है। वही जब बात करते हैं एलॉय सब की, ठीक है, तो उसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर में जैसे समझ में आ रहा है, रबर, प्लास्टिक, एयर, ये सब, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं रेजिस्टेंस के बेसिक पे, है ना क्या कहते हैं मटेरियल को बाइफरकेट किया गया, कुछ भागों में बांटा गया, जैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या है पता है रेजिस्टेंस का, इसका ऐसा यूनिट है ओम, ओम, ठीक है। याद है कल मैं पढ़ाया था V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा आई होता है। तो R इज इक्वल टू V बटा आई है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर होता है इसका यूनिट, लेकिन उस वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं हम लोग, ओम बोलते हैं, है ना, शॉर्ट भाषा में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम लोग जैसे देख रहे हैं कभी भी कोई यूनिट आता है तो उसका डिफिनीशन हम लोग को करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 ओम, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ, डिफाइन 1 ओम, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप एक फॉर्मूला का सहारा ले उस क्वांटिटी का, और उसके डिफिनीशन को सहारा ले, ठीक है। तो 1 ओम बेसिकली क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है 1 ओम, है ना। वो रेजिस्टेंस कब 1 ओम होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, और करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, है ना। तो इसी तरीके से आप है ना क्या कहते हैं 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर, द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी कितना, 1 ओम इफ, है ना, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इफ 1 एम्पियर current flows through conductor when 1 volt of potential difference is applied across its end.
ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज था, किसका जिक्र आना चाहिए था, 1 एम्पियर का जिक्र आना चाहिए और 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र आना चाहिए। उसके बाद शब्दों को आप थोड़ा सा छेड़छाड़ करके अपने तरीके से ग्रामर देख के डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस पे। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ओम्स लॉ पे। तो ठीक है, चलिए कर लेते हैं ओम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ। तो यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। V का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, I का करंट होता है एम्पियर होता है और R का ओम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 चीज है, क्वेश्चन में 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। कितना इजी चीज है ना। मैं हिंट, क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा शब्दों में। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज 10 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट फ्लोज जो है उसका मैग्नीट्यूड है क्या ले लिया जाए, मान लीजिए 4 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, ठीक है। तो R यहाँ पे निकालना है। ये V का वैल्यू दिया हुआ है, ये I का वैल्यू दिया है और ये R क्या होगा, तो बस फॉर्मूला में लगा दीजिए। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V बटा I। V का वैल्यू कितना है, 10 है और इसका 4 है, 10 बटा 4 यानी 5 बटा 2 यानी 2.5 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 2.5 ओम। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी मैंने V और I दिया, R निकलवाया आपसे, कभी क्या होगा I और R दिया रहेगा, ठीक है, V निकालना होगा। तो आई होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूं आगे। आगे का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। आपने देख लिया कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टर का कम होता है, इंसुलेटर का ज्यादा होता है ना। लेकिन ये रेजिस्टेंस और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। क्या होगा कि जब कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे, मान लें कि 2 कॉपर रड लिए, एक 1 मीटर का कॉपर रड लिए, एक 10 मीटर का कॉपर रड लिए, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, या डिपेंड करेगा या भी नहीं करेगा कि बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ने होते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो डिपेंड होता है वो होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। दूसरा फैक्टर होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। मैं एक एक करके सब समझाऊंगा। तीसरा जो होता है वो होता है मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो कंडक्टर किस मटेरियल की बनी है, कॉपर की है कि एल्यूमिनियम की है, किसकी है, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। और चौथा होता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। गर्मी में कुछ और रेजिस्टेंस होगा उसी चीज का, ठंडा में नापोगे तो कुछ और होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ा जाए, है ना। ऑब्वियसली सब लेंथ किसका, कंडक्टर का ही लेंथ है, ठीक है। बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख देता हूं, चलिए। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सब। तो सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर में हमने क्या किया, एक ही कंडक्टर लिया कॉपर का, ठीक है, एक ही कंडक्टर लिया कॉपर का। देखिए वो कुछ ऐसा दिख रहा था, एक इतना बड़ा था और एक थोड़ा सा ज्यादा ले लिया बड़ा, ठीक है। बाकी सारा चीज क्या है, सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, कॉपर है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्योंकि है ना, इसी सेक्शन से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करती है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। दोनों का एरिया भी सेम है। लेकिन ये मान लीजिए L1 है
और ये मान लीजिए L2 है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं डायग्राम से हियर L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। अब क्या किया हमने, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का बैटरी 10 वोल्ट था, ठीक है। तो हमने क्या देखा ना यहाँ पर कि यहाँ पे एक एमीटर जो हमने लगा रखा था, यहाँ पे एक एमीटर क्या होता है, करंट रीडिंग देता है। तो हमने देखा कि दोनों में करंट का रीडिंग अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब दिमाग चक रहा है कि V इक्वल टू IR होता है, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम दिया, करंट है ना चेंज हो गया, इसका मतलब पक्का क्या चेंज हुई होगी, रेजिस्टेंस चेंज हुई होगी, ठीक है ना। और एक चीज और देखा गया, चूंकि I इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। तो एक चीज देखा गया कि गेस कर सकते हैं किसमें करंट ज्यादा देखा गया, किसमें करंट ज्यादा देखा गया। तो देखा गया कि I1 इज ग्रेटर देन I2, है ना, ऑब्जर्वेशन नहीं है, देखा गया कि I1 जो है वो ग्रेटर देन I2 है, मतलब इसमें करंट ज्यादा देखा गया, ठीक है। तो दिमाग चक रहा है कि करंट ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे लाया गया, कंक्लूजन जो आया वो क्या कंक्लूजन था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये बस मैं ऐसे समझाया था, चाहता तो डायरेक्ट ये रटवा भी सकता था। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, बाकी सब चीज कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मटेरियल सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, तब ये बात हो रही है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को आधा किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कितने हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये सब चीज नहीं लिख रहा हूं, इस पे बाद में हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। नेक्स्ट में वे फैक्टर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं लॉजिकल चीज आपसे बताता हूँ, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना, ठीक है। अब खुद सोचिए ना आप लोग कि लेंथ ज्यादा होगी तो करंट के फ्लो को अपोजिशन क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हर जगह मिलता रहेगा, तो नेट अपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ये स्वाभाविक बात है कि लेंथ जब ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इस लॉजिक से भी बताया जा सकता था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या हश्र होगा, तो उसको चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने फिर से यही काम किया, दो कंडक्टर लिए, ठीक है, एक ऐसे करके कंडक्टर लिया, इसका लेंथ L था, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर लिया, उसका भी लेंथ L ही था, ठीक है, दोनों का लेंथ L है, देख रहे हैं, ये भी कॉपर था, ये भी कॉपर था, दोनों कॉपर है, ठीक है। अब फिर से हमने वही काम किया, क्या काम किया, दोनों में बैटरी लगा दिया, कितना का, 10 वोल्ट का, ठीक है। 10 वोल्ट मैं अपने मर्जी से ले रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। और दोनों में जो एमीटर था, एमीटर की रीडिंग क्या आई, अलग अलग आई। मान लेते हैं इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया यहाँ पर, है ना, करंट का जब रीडिंग देखा गया तो देखा गया कि करंट तो अलग अलग आई, कौन ज्यादा आई बताए, कौन सा ज्यादा आया, तो देखा गया कि I2 का वैल्यू जो है वो I1 से ज्यादा आया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग क्या देखा गया, है ना, कि इसको अगर R1 माने, इसको R2 माने, करंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम है। I2 का ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस R2 क्या हुई होगी, कम हुई होगी, इसका मतलब R2 इज लेस देन R1। तो ये देखा गया, ठीक है। तो एक चीज देख सकते हो कि जब एरिया बढ़ा दिए, दोनों का एरिया क्या है, अलग अलग, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, और दिख रहा होगा A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। यानी एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, बाकी चीज को तो हम लोग कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जब एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम होती है तो प्रोपोर्शनल का साइन देके 1 बटा करके लिखा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया,
क्या इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? हाँ देखो हो सकता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है। अब इसमें देखिए जगह इतना सही है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन यही मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए जगह क्या मिल रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन क्या होगा, कम होगा, है ना, और लॉजिकल है। तो ये भी हम लोग रीजन दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एरिया को डबल करने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना। एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाफ होगी। अगर एरिया हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे R1 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट बाय A1 हो जाएगा, है ना। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट बाय A2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पे R1 बाय R2 इज इक्वल टू डिवाइड करके देखो तो A2 बाय A1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या याद रखने की जरूरत है, सिंपल है ना, ये याद रखना है, तुरंत निकाल देना है ये, ठीक है। R1 पता है, A1 A2 अगर पता हुआ तो R2 निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की फैक्टर पे चलते हैं। तो तीसरा जो है वो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, है ना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये टॉपिक भी तो समझ में आ रहा है आप लोग को कि कंडक्टर के मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। मतलब कि मान लीजिए कि 2 हमने कंडक्टर लिए, ठीक है, 2 कंडक्टर लिए, देखने से लग रहा होगा दोनों का लेंथ और दोनों का एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने मटेरियल अलग अलग लिया। क्या लिया, इसको मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या ले लिया, कुछ भी दूसरा, जैसे कि मान लीजिए आयरन ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस दोनों की अलग अलग आई। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा आई पता है, आयरन की रेजिस्टेंस ज्यादा आई। इसको अगर 2 मानू, इसको 1 मानू, तो हमने देखा कि R2 इज ग्रेटर देन R1। वही सारी कहानी है, बैटरी से कनेक्ट किए, फिर एमीटर में ना रीडिंग लिए, ठीक है, उसी से पता चला कि आयरन वाली जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आई है ना कॉपर से। तो इससे हमको क्या पता चला कि मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज, ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसी को रेजिस्टिविटी नाम दिया गया है ना, रेजिस्टिविटी। तो वो एक सेपरेट टॉपिक आएगा इसके जस्ट बाद, है ना, इस टॉपिक के जस्ट बाद वो रेजिस्टिविटी आएगा, तो वहां हम लोग डिटेल में उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये चीज जान लीजिए, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। तो बेस्ट कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, अगर लेंथ और एरिया सबको अगर सेम रहा जाए तो, ठीक है। तो इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करेगा, तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है ना, कि मान लीजिए कोई 2 रड है कंडक्टर का, ठीक है, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, और दोनों ही कॉपर है मान लेते हैं। तो आपको तो लग रहा होगा सब कुछ तो अब सेम ही हो गया, आपको कुछ चेंज ही नहीं करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको किसी और टेम्परेचर पे रखा, इसको किसी और टेम्परेचर पे किया। मान लेते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, या यूं समझ लीजिए कि इस कंडक्टर को, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, ठंडा के टाइम में जब एक्सपेरिमेंट किए तो कुछ और था, गर्मी के टाइम में ये कंडक्टर का गर्म हो जाएगा ये, है ना, वाटर एटमोस्फेयर की वजह से। तो इसका क्या आया, रीडिंग कुछ और आया, यानी रेजिस्टेंस कुछ और आया। और ये भी देखा गया कि R2 जो है वो R1 से ज्यादा आया, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। टेम्परेचर जब बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूं कि मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है ना, मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगी, ठीक है। लेकिन जो एलॉय होते हैं, एलॉय जानते हैं आप लोग, जैसे कि कोई एग्जांपल दे दीजिए। हाँ सही है, नाइट्रोम, मैंगनीन, कांस्टेंटाइन, ये सब जो होता है, ठीक है, एलॉय। इसका देखा गया कि ये टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करती है, मतलब रेजिस्टेंस वेरी
नेग्लिजिबली विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर पे बढ़ाने पे बहुत बढ़ती है, थोड़ा सा बढ़ती है, उसको है ना हम लोग अनसुना अनदेखा भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना कम रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो। लेकिन मेटल जो होता है वो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो आपको यही वाला याद रखना है, मेटल के लिए याद रखना है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको अगर एलॉय के बारे में अलग से पूछा जाए तो। तो आप समझ चुके हैं फैक्टर कैसे कैसे डिपेंड करती है, याद कर लीजिए कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेटल्स आप लोग जानते हैं ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सब, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था ना रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो उसका हम लोग जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उस पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।